मैं सुधाकर पांडे एक बार फिर अपने चैनल यश पांडे यू से आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ दोस्तों यह आपको काफ़ी पसंद आएगा। अगर यह टॉपिक आपको पसंद आए और आगामी परीक्षाओं में आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। दोस्तों बहुत सारा एग्ज़ाम अब सामने आ गया है, इसलिए अब हम लोग को एकदम कंसंट्रेट होकर के एग्ज़ाम के प्रति फोकस करते हुए अपना एक सीट इस साल सुनिश्चित कर लेना है। जैसे बिहार सचिवालय सहायक का फॉर्म फिलअप हो रहा है, 14 तारीख से फिलअप हो रहा है, उसे भरें और अपना सीट सुनिश्चित करें। दोस्तों यह बहुत दिन बाद की वैकेंसी आई हुई है, तो चलिए इसमें अपना ध्यान लगाएं, पूरा मन लगाएं, पूरे ईमानदारी के साथ मेहनत करें और अपना सीट सुनिश्चित करें। आइए दोस्तों अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इतिहास में दोस्तों हमने बहुत सारा टॉपिक पे वीडियो डाल दिया हुआ है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर उसे देख लें, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो अवेलेबल हैं। मुझे विश्वास है कि हिस्ट्री से मेरे द्वारा बताए गए वीडियो में जो भी मैंने पढ़ाया है, बताया है, उससे एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, ऐसा मुझे विश्वास है। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वह है गुप्त साम्राज्य। दोस्तों इसके पहले जो था हिंदी यूनानी पहले सब करें और उसके बाद जो है टॉपिक आएगा यह गुप्त साम्राज्य। अब है कि दोस्तों गुप्त साम्राज्य का जो उदय हुआ था वह 3री शताब्दी के अंत में हुआ था। सबसे पहला तो यही हम लोग को जानना है कि गुप्त साम्राज्य का उदय कब हुआ था, तो 3री शताब्दी के अंत में। कहाँ पे, तो प्रयाग के निकट कौशाम्बी में। प्रयाग के निकट जो है कौशाम्बी में गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ था। तो यह अब मेरे अनुसार जैसा कि हम बताते हैं, मेरे बताने का तरीका थोड़ा सा दूसरा है। मैं किसी भी इतिहास को बिना जानकारी के इसको नहीं पढ़ाता हूँ, क्योंकि इतिहास वही है जिसके जानकारी के कुछ न कुछ स्रोत है। तो चलिए क्या स्रोत है, क्या ऐसे प्रमाण है जो बताता है कि गुप्त साम्राज्य भारत में था। तो इसके जानकारी के कुछ स्रोत हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस एग्जाम में परीक्षा में क्वेश्चन निश्चित पूछता है। जैसा कि आप जानते हैं कि पुराणों की संख्या 18 होती है और उस 18 पुराणों में 5 पुराण ऐसे हैं जिससे किसी न किसी वंश की जानकारी मिलती है। जैसे यहाँ देखें मत्स्य पुराण से 2 वंशों की जानकारी दोस्तों मिलता है। एक आंध्र सातवाहन वंश का और एक गुप्त वंश का जानकारी, दोनों वंश का जानकारी मिलता है। वायु पुराण से आपको गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण से भी गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण से मौर्य वंश की भी जानकारी मिलती है दोस्तों। तो ध्यान देंगे इसमें मत्स्य पुराण और विष्णु पुराण, 2 पुराण जो है, मत्स्य पुराण से आंध्र सातवाहन वंश का और विष्णु पुराण से आपको मौर्य वंश और गुप्त वंश दोनों वंशों की जानकारी मिलती है। एक बार फिर से हम देखें किस किस पुराण से गुप्त वंशों की जानकारी मिलता है दोस्तों। तो याद रखना है हम लोग को मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण। एक ही आप याद रखिए ना, काफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वह कौन है? वायु पुराण। अब थोड़ा सा इसको देख लिया जाए। वायु आप देखते हैं उसे केवल महसूस करते हैं। वायु छिपा हुआ है, दिखता नहीं है, और गुप्त भी क्या है, छिपा हुआ है। तो वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी हम लोग को मिलता है। स्मृतियाँ आएंगे, किस किस स्मृतियाँ? तो नारद स्मृति, पराशर स्मृति और बृहस्पति स्मृति से हम लोग को गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। इसमें से क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, इसे आप एकदम ध्यान से देखिए। नाटक से आएंगे, एक नाटक है देवी चंद्रगुप्तम जो विशाख दत्त द्वारा लिखा हुआ है, उससे भी गुप्त वंश की जानकारी हमको मिलता है दोस्तों। विदेशी यात्रियों का वर्णन देख लेंगे दोस्तों। तो विदेशी यात्रियों का वर्णन जो है यह फाहियान है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि फाहियान किसके दरबार में भारत आया था, तो आंसर होगा चंद्रगुप्त सेकंड। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि फाहियान किसके दरबार में भारत आया था, तो आंसर आपका चंद्रगुप्त सेकंड होगा। वेंसोंग किसके दरबार में भारत आया था, किसके समय में भारत आया था, तो आंसर होगा हर्षवर्धन, जो गुप्तोत्तर काल में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो वेंसोंग हर्षवर्धन के समय में भारत आया था, लेकिन यह गुप्तों के बारे में बताता है। तो विदेशी यात्री में 2 यात्री हैं जो गुप्तों का वर्णन करते हैं, फाहियान और वेंसोंग। अब थोड़ा सा इस सब जानकारी के स्रोत है दोस्तों। सिक्के से भी हम क्या करते हैं, जानकारी कर सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि सिक्कों का अध्ययन किससे किया जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ दोस्तों, इसको ध्यान रखना है।
सिक्कों का अध्ययन न्यू मेस्टामेटिक से किया जाता है। सिक्कों का अध्ययन न्यू मेस्टामेटिक से। अब गुप्त काल में जो सिक्के चलते थे उसको दिनार कहा जाता था, रुपया कहा जाता था, और तांबा के भी चलते थे और अन्य सिक्के भी चलते थे। तो गुप्त काल में सोने के सिक्के को दिनार, ध्यान रखना है, सोने का सिक्का दिनार, चांदी का सिक्का रुपया, तांबा का नाम मात्र में सिक्का चला हुआ था और कौड़ी भी चलता था। अब ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन पूछे कि स्थानीय प्रयोग में गुप्तों ने किस सिक्कों का, स्थानीय प्रयोग में गुप्त किस सिक्कों का प्रयोग करते थे, तो आंसर हम लोग का होगा रुपया, जो चांदी का हुआ करता है। ठीक है। अगर पूछे कि दैनिक जीवन में किसका प्रयोग होता था, कौन से सिक्के का, तो आंसर होगा कौड़ी। क्लियर है दोस्तों। अब बड़े पैमाने पर किसका प्रयोग होता था, तो आंसर होगा दिनार। क्लियर। अब थोड़ा सा सिक्का देखें, सोने का सिक्का दिनार हो गया, चांदी का सिक्का रुपया, तांबा का नाम मात्र का चला था, दैनिक प्रयोग के लिए कौड़ी चलता था। इस पे मैंने एक सिक्का से संबंधित अलग एक वीडियो बना दिया है, जाकर आप उसे देख लेंगे, है ना। अब आएंगे गुप्त किस जाति के थे, जो गुप्त शासक थे वह किस जाति के थे, इसको हमको देखना है। तो जाति के बारे में अलग अलग क्या है, विद्वानों में मतभेद है। जाति के भी बारे में विद्वानों में अलग अलग मतभेद है दोस्तों। बहुत सारे विद्वान मानते हैं कि ये शूद्र जाति के थे, चाहे निम्न जाति के थे, है ना। एक काशी प्रसाद जायसवाल जी का, इनके अनुसार जो गुप्त शासक थे वह प्राय क्या थे, शूद्र या निम्न जाति के थे। एक है रोमिला थापर, एक है राम शरण शर्मा। ये दोस्तों ये छोटे एग्जाम में नहीं पूछेगा, जैसे बिहार दरोगा, PSSC, इसमें ये नहीं पूछेगा, ऊपर वाला से ही मतलब है। लेकिन अगर IAS का एग्जाम आप देते हैं, BPSC का एग्जाम देते हैं, तो ये पूछने की संभावनाएं ज़्यादा है दोस्तों। तो इसलिए छोटे एग्जाम में इसको ध्यान नहीं रखना है। बस यही ध्यान रखना है कि गुप्त को अलग अलग जातियों के बारे में अलग अलग विद्वान बताते हैं। रिपीट कर देते हैं, शूद्र और निम्न जाति का काशी प्रसाद जायसवाल जी कहते हैं। वैश्य रोमिला थापर के अनुसार, रामशरण शर्मा के अनुसार जो गुप्त शासक थे वैसे हुआ करते थे। क्षत्रिय सुधाकर चट्टोपाध्याय, जो मेरा भी नाम है लेकिन हम पांडे हैं, ये एक राइटर है, तो क्षत्रिय सुधाकर चट्टोपाध्याय के अनुसार और हीराचंद्र ओझा के अनुसार यह क्या थे, क्षत्रिय थे, है ना। ब्राह्मण, बहुत सारे विद्वान इनको ब्राह्मण भी मानते हैं। कौन कौन विद्वान, तो डॉक्टर राय चौधरी करके हैं, जो काफ़ी फेमस है। उनके अनुसार जो गुप्त शासक थे वे ब्राह्मण थे। तो इस प्रकार गुप्तों के कुछ बारे में हम लोग बेसिक जानकारी जाने दोस्तों। अब गुप्त साम्राज्य का जो पहला शासक होता है, उस शासक का नाम है श्रीगुप्त, और उसी ने क्या किया था, लंबे समय के बाद एक भारत में एक साम्राज्य की स्थापना करने का प्रयास किया था। इसलिए श्रीगुप्त को आदिराज के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो श्रीगुप्त का एक उपाधि है जिसका नाम है आदिराज। क्यों, क्योंकि बड़ी लंबे समय के बाद एक साम्राज्य की स्थापना करता है श्रीगुप्त। कब से कब तक रहता है, तो 240 से 280। कुछ विशेष कार्य नहीं करता है दोस्तों। एक और उपाधि धारण करता है जो महाराज है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, महाराज जानते हैं, महाराज एक उपाधि है जो किसी के द्वारा दिया जाता था। महाराज की उपाधि श्रीगुप्त धारण किए थे, तो इसका मतलब यह हुआ कि श्रीगुप्त किसी न किसी का सामंत थे। क्लियर है, किसी न किसी का सामंत हुआ करते थे। बस यही कार्य किया है, यही उनका कार्य था। एक और विशेष कार्य थे कि अपने काल में कुछ मंदिर बनवा दिए थे और 24 गांव उस मंदिर के लिए दान भी दिए थे। उनका जो अगला उत्तराधिकारी होता है दोस्तों, उसका नाम है घटोत्कच। अगला उत्तराधिकारी जो है वह है घटोत्कच, जो 280 से 319 AD तक शासन करता है, और उसने भी एक उपाधि धारण किया दोस्तों जिसका नाम है महाराज। तो श्रीगुप्त पहला शासक, जिसे आप आदिराज के नाम से जानोगे, फिर आप महाराज और महाराज के नाम से भी जानते हैं, है ना। उसके बाद से घटोत्कच है जो 280 से 319 तक शासन करता है। इस प्रकार दोस्तों यह गुप्त साम्राज्य का कुछ बेसिक जानकारी है। अगले वीडियो में हम लोग गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक का चर्चा करेंगे, और वास्तविक संस्थापक की ओर बढ़ते हुए हम लोग चंद्रगुप्त का चर्चा करेंगे और पढ़ेंगे कैसे चंद्रगुप्त अपने साम्राज्य का विस्तार करता है, कैसे गुप्त संवत का शुरुआत करता है, और कैसे उसके उत्तराधिकारियों द्वारा भारत को, संपूर्ण भारत को अपने राज्य में मिलाया जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।